2008 से काम चल रहा है। जो एडवाइजरी कमेटी बैठाई गई थी 2008 से, तब इसकी काम शुरू की गई थी। फिर 2016-17 में सिर्फ 3 करोड़ का बजट एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया, यानी एक्सपेरिमेंटल बजट दिया गया 3 करोड़ रुपए। और उसके बाद इस मिशन में और डेवलपमेंट्स हुई और फाइनली इसका नाम तय किया गया आदित्य L1। और फाइनली जब सब कुछ प्रिपेयर हो गया, सारा मैप और सारी प्लानिंग्स हो गई पेपर पे, उसके बाद 370 करोड़ का बजट तय किया गया और उतना पैसा इसरो को एलोकेट किया गया और फाइनली इतने पैसे से ये बनकर तैयार हुआ और लॉन्च हुआ। सन का जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, उससे ये स्पेसक्राफ्ट भी इनफैक्ट डैमेज हो सकता है और इसीलिए वर्स्ट केस को मानते हुए इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ताकि ऐसी कुछ हो, इंटेंस मैग्नेटिक स्टॉर्म आए भी तो कुछ ज्यादा इशू ना हो। और इसकी स्टडी की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि सन का जो रेडिएशन है या फिर जो भी चीजें सन से निकलती है धरती की तरफ, वो धरती के डायनामिक्स को, धरती के एटमॉस्फेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है, इसका अंडरस्टैंडिंग अभी ना नासा को है, ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी को है, ना किसी वैज्ञानिक को है, क्योंकि हम उसका 1% भी नहीं जानते। जो नासा का सोलर पार्कर प्रोब है जो कि सन को ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, वो भी अभी डेटा कलेक्ट करने में ही लगा हुआ है। और आदित्य L1 इसी डेटा कलेक्शन में एक एक्सटेंशन होगा, एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन जो कि बहुत तेजी से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा और ह्यूमैनिटी को एज एंटायर स्केल पार्कर प्रोब और ये आदित्य L1 ये दोनों मिलकर ऐसे डेटा को प्रोवाइड करेंगे जिससे ह्यूमैनिटी का जो नॉलेज है सन के बारे में और सन के निकलते रेज के बारे में, जिससे कि धरती पर बहुत असर पड़ता है, भले ही वो असर इनविजिबल होता है लेकिन पड़ता है, तो इनको जानने में बहुत मदद मिलेगी हमें।